कोई नहीं समझ पा रहा था कि यह बाघ इतना रहस्यमय क्यों है। गांव वाले काफी ज्यादा परेशान थे और बहुत डरे हुए थे। जो भी शिकारी उसका शिकार करने की कोशिश करता वह मारा जा रहा था। और पिछले 2 महीनों में इस बाघ ने इतने लोगों की जान ली जितना किसी ने सोचा भी नहीं था। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने देखा था जो शिकारी आदमखोर बाघ को मारने के लिए गया था उसमें से एक को टाइगर नहीं उठा ले गया और उसी की तलाश में हम घटना स्थल पर पहुंच गए। चट्टान पर चढ़ने के बाद हम इधर उधर घूम घूम कर टॉड को ढूंढने लगे। दोस्तों, टॉड वही शिकारी था जिसे बाघ उठाकर ले गया था। हम इधर उधर ढूंढ ही रहे थे कि तभी हमें एक रबर सोल वाला जूता मिला जो उसके बाएं पैर से गिर गया था। जिस स्थान पर हमने उसे पाया वहां से हमने अनुमान लगाया कि बाघ ने शायद टॉड को घसीटकर उसी छोटी पहाड़ी की ओर ले गया होगा जिधर से वह आया था। तेजी से हम सभी आगे बढ़े और एट द एंड उस स्थान पर पहुंचे जहां आदमखोर ने पहली बार अपने शिकार को जमीन पर रखा था। लेकिन इस दौरान इन्स द्वारा चिल्लाने और लड़खड़ाने की आवाज से चिंतित होकर वह बाघ आगे बढ़ गया था। दोस्तों, इन्स टॉड के साथ वाला दूसरा शिकारी था। वेल, हमेशा की तरह खून के निशान इस जगह से शुरू हो चुके थे जो हमें पहाड़ी की तलहटी तक ले गया, जिसके बाद वह दाहिनी ओर चला गया। मैकटाविश और मेरे निगरानी में और सरप्राइज अटैक के डर से सभी एक साथ रहकर अपनी खोज में लगे रहे। ढूंढते ढूंढते सुबह के 3:30 बज चुके थे। तभी हमें बेचारे टॉड की आधी खाई हुई लाश मिली। बाघ ने उसका आधा हिस्सा खा लिया था और यह बहुत भयानक दृश्य था। इन्सने जो नजारा अपने सामने देखा उससे वह काफी घबरा गया और वही जमीन पर गिर पड़ा। इन सब में सुबह के 6 बज के पता ही नहीं चला। फिर हम अवशेषों को होश दुर्गा ले आए। इस वक्त तक इन्स अब होश में आ चुका था। हमने टोर के पास जो कुछ बचा था उसे मैकटाविश की कार में डाल दिया, जबकि मैंने इन्स को उसके बेचारे दोस्त टॉड की गाड़ी में बिठाकर निकल पड़े और चीतल दुर्ग पहुंच गए। फिर हमने इन्स को स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया और हमने आज का दिन घटना के बाद की थकाव भरी आधिकारिक पूछताछ में बिता दिया, जिससे कि होश दुर्गा लौटने से पहले लगभग सूर्यास्त हो चुका था। जब हम बंगलो में पहुंचे तो पाया पूरा बंगलो सन्नाटे के साए में डूबा हुआ था। हम उस रात उदास और निराश होकर सो गए, लेकिन हमने बदला लेने का मन बना लिया था। विशेष रूप से श्रीमती मैकटाविश ने पिछले 20 घंटों के घबराहट भरे तनाव को बड़े साहसी तरीके से सहन किया था और पूरे समय वह मदद के लिए तैयार रही। अगली सुबह हम वापस घटना स्थल पर पहुंचे जहां हमने अगले 3 या 4 घंटे सबूतों को जोड़ने में बिताए। जमीन सख्त थी क्योंकि कई हफ्तों से बारिश नहीं हुई थी और आदमखोर की छाप ढूंढना असंभव था, जिससे हम उसके आकार और लिंग का आइडिया लगा सके। लगाए गए चारे को मारकर खाने वाले बाघ के बारे में जो इल्स ने बताया था उससे यही लग रहा था कि वह एक नर बाघ था। ऐसे में आदमखोर मेरे हिसाब से एक मादा थी, पर इस पर मैं श्योर नहीं हूं। आसपास कुछ नहीं मिलने पर हम एक बार फिर उस स्थान पर गए जहां हमें टॉड का शव मिला था, लेकिन कहीं भी हमें आदमखोर का एक भी पग मार्क नहीं दिखा। हमने आगे देखने की भी कोशिश की, लेकिन सख्त जमीन की वजह से पंजों के निशान बन ही नहीं पाए और हमारे सभी प्रयासों के बावजूद आदमखोर का आकार और लिंग एक रहस्य ही बना रहा। चीतल दुर्ग में हमारी एब्सेंस के दौरान गिद्धों ने भैंस के शिकार के बचे हुए हिस्से को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। वेल, अब ऐसा लग रहा था हमें एक नई शुरुआत करनी होगी और इसलिए हमने आपस में तय किया कि जिस स्थान पर धोबी को मारा गया था उसी रास्ते के नजदीक हम एक नए भैंसे को चारे के रूप में रखेंगे। मैकटाविश उस जगह पर बैठ सकता था
चाणक्य की निगरानी में, जबकि मैं उस बोल्डर पर लेटने का निर्णय लिया जहां से टॉड को आदमखोर ने उठा लिया था। फिलहाल के लिए हमारी योजना लगभग यही थी, पर मैं ये सोच रहा था कि क्या दोनों बाघ एक साथ होंगे। अगर ऐसा है तो पशु को मारने वाला बाघ भैंसे को मार देगा, जिसकी पूरी संभावना है। ऐसे में हो सकता है कि आदमखोर भैंसे की दावत में शामिल हो जाए। इससे मैक को एक मौका मिलेगा आदमखोर को गोली मारने का। दूसरी ओर मेरा मन यह भी कह रहा था कि ऐसा भी हो सकता है कि आदमखोर दावत में शामिल ना हो, पर उम्मीद है आदमखोर आसपास ही होगा। और चूंकि जिस चट्टान पर मैं लेटने जा रहा था वह पहाड़ी की सीधी लाइन में था, मुझे उम्मीद थी कि अगर वह मेरे पास से गुजरेगा तो मैं उसे सुन और देख सकूंगा। चूंकि ट्रैक के किनारे कोई पेड़ नहीं था जहां मैक को बैठना था, इसलिए हमने जमीन में खोदकर एक खड्डा बनाया जिससे सुरक्षा की समस्या हल की जा सके, जिसके ऊपर हमने एक उल्टा गन्ने को उबालने वाला तवा रखने का फैसला किया। ये पैन विशाल तश्तरियों की तरह दिखते हैं और लगभग 6 से 8 फीट डायमीटर वाले और 18 इंच गहरे होते हैं। पूरे भारत में इसका इस्तेमाल गन्ने को उबालने के लिए किया जाता है ताकि गुड़ का निर्माण कर सके। ऐसे में दक्षिण भारत में इसका इस्तेमाल जोरों शोरों से होता था। गांव से एक ऐसा ही पैन हमने मंगवाया जिसे उठाने में 6 लोग लगे और उसे खड्डे के ऊपर रख के तिरपाल से ढक दिया और आसपास पत्थर काटे और झाड़ियों से घेर दिया, जिससे ऐसा लगे कि वह एक कोई बड़ा सा पत्थर है। मैक के सांस लेने और गोली चलाने के लिए हमने पर्याप्त जगह छोड़ी थी। सब कुछ सही से हो चुका था, लेकिन प्रॉब्लम तब हो गई जब मैक अंदर जाने वाला था, जब उसकी पत्नी ने उसके साथ बैठने पर जोर दिया। हम दोनों ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह अपने जिद में अड़ी रही, जिसका नतीजा ये हुआ कि आखिरकार लोगों की मदद से मैंने पैर को एक सिरे से ऊपर उठाया, जिससे वे अंदर जाने में सफल रहे। फिर मैंने चारा बांध दिया और उस चट्टान पर जाने से पहले जिस पर मुझे लेटना था, मैंने उनसे कहा कि अगर जरा से भी दिक्कत आती है तो 3 बार सीटी बजाकर एक दूसरे को सूचित करेंगे। मैं शाम 5 बजे तक अपने चट्टान पर चढ़ गया, आराम से बैठ गया और घटनाओं का इंतजार करने लगा। मुझे याद है कि दिन भर सीधी धूप के संपर्क में रहने के कारण पत्थर असहज रूप से गर्म हो गया था। घंटे बीत गए लेकिन कोई आवाज नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था जंगल में कोई भी नहीं है। यहाँ तक कि नाइटजार जो इस समय मौजूद होते हैं वह अनुपस्थित थे। सन्नाटा गहरा और संपूर्ण था और तारे भयानक शांति में मुझ पर टिमटिमा रहे थे। मैं बेचारे डॉट के बारे में सोचने लगा कि उसके साथ क्या हुआ था। आधी रात बीत गई, तभी अचानक मैंने सीटी की आवाज सुनी। 2 बार बजाई गई थी। यह मैक की ओर से था। सीटी की आवाज सुनकर मैं सोचने लगा आखिर क्या समस्या है, और मैं चट्टान से नीचे उतर गया और टॉर्च जला दिया। फिर सावधानी से उस स्थान पर पहुंच गया जहां वह और उसकी पत्नी खड़े थे। मैं उन्हें भैंस के चारे के पास खड़ा पाया, जो कि अभी तक जीवित था, और एक तरफ वह तवा भी रखा हुआ था जिसे उन्होंने बाहर निकलते समय पलट दिया था। उन्होंने लगभग आधी रात तक कुछ भी नहीं देखा और न ही सुना था। जब श्रीमती मैक जो अपने पति के ठीक पीछे बैठी थी और भैंस के सामने थी, उन्होंने सोचा कि उसने अपने पीछे एक हल्की सी आहट या फिर कराहने की आवाज सुनी है। धीरे धीरे चारों ओर नजर दौड़ाते हुए और तवे और जमीन के बीच की जगह को देखकर प्रयास करते हुए पहले तो उसे कुछ भी नजर नहीं आया। फिर जब उन्होंने ध्यान से देखा तो केवल 6 फीट की दूरी पर एक बाथ टब जितना बड़ा पत्थर दिखाई दे रहा था। तभी उन्हें याद आया कि शाम के वक्त वहां कोई चट्टान नहीं थी, इसलिए वह अपना सिर खड्डे से बाहर निकाली और सामने एक बाघ को देखकर डर गई, जो अपने पेट के बल जमीन पर लेटा हुआ था और अपने दोनों पैर को आगे की तरफ फैला कर रखा हुआ था। तभी मिस मैक ने अपने पति को पीछे मुड़कर देखने के लिए कहा, लेकिन जगह इतनी कम थी कि मुड़ पाना लगभग असंभव था। फिर भी पत्नी के लगातार जिद की वजह से जब वे मुड़ने की कोशिश की तो उनके बंदूक की नाल पैन से टकरा गई, जिससे बाघ सतर्क हो गया और उड़ाकर घने जंगल की तरफ चला गया। वे समझ चुके थे कि बाघ ने उनकी मौजूदगी को भांप लिया है,
ऐसे में यहाँ रुककर अब इंतजार करना व्यर्थ था, इसलिए उन्होंने मुझे सीटी बजाकर बुलाया था। ऐसे में अधिक समय तक रुकना बेकार था, इसलिए हमने होश दुर्गा के बंगले में लौटने का फैसला किया और चारा को वहीं छोड़ दिया जहां वह रात में था। अगली सुबह मैंने भैंसे को वापस लाने के लिए लोगों का एक दल भेजा, लेकिन वे आश्चर्यजनक खबर लेकर लौटे कि जानवर को मार दिया गया था और पूरी तरह से खा लिया गया था। तुरंत हम मौके पर पहुंचे तो हमें उनकी कहानी सच लगी। व्यवहारिक रूप से हमारे द्वारा लगाए गए चारे में उसके सिर और खुरों के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। जमीन की बारीकी से जांच करने पर पता चला कि 2 बाघों ने पास में ही उल्टे हुए गन्ने के तवे और तिरपाल के पास भोजन किया था, जो कि पास ही में पड़ा हुआ था। इसलिए हम इस नतीजे पर पहुंचे कि जिस आदमखोर की हमें तलाश थी वह मौका मिलने पर जानवरों का मांस भी खाता था। बहरहाल इस बात की भी संभावना थी कि हो ना हो 3 बाघ वहां मौजूद हो, जिसमें से एक मैन ईटर था और बाकी 2 एनिमल ईटर। अगली रात के लिए हमने उसी योजना पर काम करने का फैसला किया। उसे ट्रैक पर 1/4 मील आगे एक ताजा चारा बांध दिया और पहले की तरह उसके बगल में गन्ने को गर्म करने वाला तवा लगा दिया। इस बार खड्डे को इतना बड़ा बना दिया कि उसमें हम दोनों फिट हो सके। श्रीमती मैक ने बंगले में ही रहने की इच्छा जताई। हमने तिरपाल को तवे पर फैला दिया, जो कैमोफ्लेज करने में मददगार साबित हो रही थी। फिर घास, कांटे और छोटी कटी हुई झाड़ियों को आसपास इस तरह फैला दिया ताकि पैर को एक छोटे से उभार का रूप दिया जा सके। मैक और मैं एक दूसरे के पीछे बैठे हुए थे। हमारी राइफल तैयार थी और मैक का मुंह चारे की तरफ था। इस अवसर पर हमने पैन के चारों विपरीत सिरों पर बड़े पत्थरों का उपयोग करके गोले चलाने के लिए अच्छा खासा एरिया छोड़ रखा था। मैक और मैं लगातार 3 रातों तक इसी तरह बैठे रहे, लेकिन हमें कुछ भी नहीं दिखा और ना ही सुनाई दिया। लेकिन चौथी सुबह लगभग 10 बजे जब हम बंगले में झपकी ले रहे थे, खबर आई कि हुलाल किले से 1 मील दूर उसी खजूर के बगीचे में जहां हमने कुछ दिनों पहले भालू को गोली मारी थी, एक आदमी की हत्या कर दी गई है। कार से जल्दी से वहां पहुंचने पर हम दोनों ये देखकर निराश और नाराज हुए कि पीड़ित के रिश्तेदारों ने इस बीच उसके शरीर को दाह संस्कार के लिए हटा दिया था और इसी के साथ हमने एक अच्छा मौका खो दिया था, क्योंकि बाघ जाहिर है वापस आता और हम चुप कर उसका इंतजार करते। ऐसे में हमने हुलाल किले से एक और भैंस को चारे के रूप में खरीदा और उसे उस स्थान के 50 गज के भीतर बांध दिया जहां उस आदमी को मारा गया था। इस स्थान पर एक सुविधाजनक पेड़ सड़क की ओर था और इस पेड़ पर मैंने एक मचान खड़ा किया, क्योंकि मैक को थोड़ी सी परेशानी महसूस हो रही थी और लगातार 4 रातों की जागरूकता के बाद वह थक गया था। उसने उस अवसर पर आराम करने का फैसला किया और मैं अकेले ही चारे की निगरानी करने बैठ गया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ और मैं निराश होकर गुस्साए मन से 6 बजे हुलाल किले की तरफ चल पड़ा। बंगलों पर पहुंचकर मैंने आदमियों को चारा लाने के लिए वापस भेज दिया, लेकिन वे आधे घंटे में ये खबर लेकर वापस लौटे कि जैसे ही वे जानवर को खोलने वाले थे, उनके कुछ ही गज की दूरी पर जंगल में एक बाघ गुर्रा रहा था। इसके बाद वे भैंसे को वहीं छोड़कर हुलाल किले वापस चले आए जहां मैं था। कार में बैठकर हम तुरंत उस स्थान पर पहुंचे और यह देखकर वास्तव में आश्चर्यचकित रह गए कि हमारा चारा अभी भी जीवित था। यह बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि हमें यकीन था कि जैसे ही भागते हुए लोग नजरों से ओझल होंगे, बाघ या बाघिन भैंस को मार डालेगा। मौका पाकर मैं तुरंत मचान में चला गया और मैक को हुलाल के लौटने का निर्देश दिया। मुझे लगा शायद बाघ के वापस लौटने की संभावना थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ और दोपहर 1 बजे मुझे भूख और नींद दोनों महसूस हो रही थी। फिर मैं नीचे उतरा, चारा खोला और उसके साथ हुलाल किले की ओर चल दिया। समय बीता और रात हो गई। उस रात हमने चारा उसी स्थान पर फिर से बांध दिया और मैं एक बार फिर निगरानी करने के लिए बैठ गया। मैक और उसकी पत्नी कार में होश दुर्गा गए और उस स्थान पर एक साथ बैठे जहां वह और मैं लगातार 3 रातों तक बैठे हुए थे, लेकिन दोनों की जगह कुछ नहीं हुआ। और सुबह 6:30 बजे वे होश दुर्गा से कार में आए, मुझे पिक किया और हम सभी
हुलाल किले स्थित बंगले की ओर रवाना हो गए, जहां दोपहर के भोजन के बाद हम सभी सोने चले गए। तभी 4 बजे बंगले के बाहर हो रहे शोरगुल से हम जाग गए। बरामदे में जमा हुई भीड़ से हमें पता चला कि 1 दर्जन लोग हुलाल किले से मवेशियों की एक झुंड को लेकर चितलदुर्ग बाजार की तरफ निकले थे, लेकिन हुलाल किले से लगभग 3 मील दूर एक मवेशी अपने झुंड से अलग होकर रोड से उतर के ढलान की ओर चला गया। एक आदमी जो उसे वापस लाने गया था, उस पर एक बाघ ने अचानक हमला कर दिया, जो वहां छुपकर बैठा हुआ था। बाघ के हमले से बचने के लिए वह व्यक्ति पास में ही एक बड़े चट्टान पर चढ़ गया, जिसके पीछे पीछे बाघ भी उस चट्टान पर जा पहुंचा। रोड पे खड़े बाकी लोग अपने आंखों से इस मौत के खेल को देख रहे थे। किसी में इतनी साहस नहीं थी कि बाघ को वहां से भगा सके। तभी वह बाघ चट्टान पर उछला और आदमी की जांघ में अपने नुकीले पंजे को गाड़ दिया और उसे नीचे खींचने का प्रयास करने लगा। वह आदमी मदद के लिए चिल्लाता रहा। खुद को नीचे घसीटने से बचाने के लिए चट्टान पर लटकी एक पेड़ की शाखा को कसकर पकड़ लिया। बाघ ने इतने जोर से अपने पंजे को खींचा कि उसके जांघ से मांस अलग होकर लटकने लगा और ऐसा लगने लगा जैसे केले को छिला गया हो। जाहिर है पहला हमला विफल रहा और बाघ जमीन पर पीछे की ओर फिसल गया, जिससे बाघ और गुस्से में आ गया और इसमें कोई संदेह नहीं था कि इंसानी खून को देखकर वह आदमखोर और उत्तेजित हो गया था और उसने फिर दूसरा हमला किया और कसकर नीचे की तरफ खींचा, जिससे वह व्यक्ति नीचे आ गिरा। एक बार जब वह उसे चट्टान से नीचे ले आया, तब आदमखोर ने उसे गर्दन से पकड़ लिया और घने जंगल में ले गया। खबर सुनते ही हम कार से घटना स्थल पर मिनटों में पहुंच गए, जहां हमें इस दिल दहला देने वाले हादसे की ढेरों सबूत मिले। टूटी हुई शाखा में लगे मानव त्वचा के टुकड़े और उंगलियों के नाखून उस आखिरी संघर्ष की गवाही दे रहा था जो वह व्यक्ति जीत नहीं पाया था। हर जगह खून बिखरा हुआ था और एक अलग निशान भी था उस दिशा में जिधर पीड़ित को ले जाया गया था। हमने पूरी जल्दबाजी में इसकी जांच की और पाया कि वह रास्ता नीचे की ओर घने जंगल के घाटे की ओर जा रहा था। शाम के 5 बज चुके थे और हमारे पास अंधेरा होने से पहले शव को ढूंढने के लिए बस 1 घंटा बचा हुआ था। जल्दी ही हमें फटे हुए कपड़े के सामान्य टुकड़े मिले। फिर एक जगह जमा हुआ ढेर सारा खून मिला जो काला पड़ चुका था और यहीं पर बाघ ने उस आदमी को पहली बार जमीन पर रखा था ताकि और आगे घाटी की तरफ जाने के लिए एनर्जी एकत्रित कर सके। और शायद 6 फरलांग इसी तरह बाघ ने तय किया। जब हम चट्टान से नीचे की तरफ पहुंचे जो झाड़ियों से घिरी हुई थी, मुझे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि बाघ अभी तक अपना भोजन शुरू करने के लिए नहीं रुका था, क्योंकि यह एक शांत और एकांत स्थान पर। शायद ही यह विचार मेरे दिमाग में आया था कि तभी एक बड़े चट्टान के पीछे से एक गुर्राने की आवाज आई, जिसके बाद एक छोटे पत्थर के हिलने की आवाज आई और बाघ हमारे देखने से पहले ही दूर घाटी की तरफ चला गया। वापस घूमते हुए हमारा सामना अपने ही खून से सने हुए उस आदमी के शव से हुआ, जिसका लगभग 1/3 हिस्सा खा लिया गया था। समय बीतता जा रहा था। आसपास कोई उपयुक्त पेड़ नहीं था और बैठने के लिए एकमात्र संभावित स्थान पास की चट्टान की एक सबसे बड़ी चोटी थी जो लगभग 12 फीट ऊंची थी। यह चट्टान 3 तरफ से ऊंचा था और बाघ के चलान से काफी सुरक्षित था, लेकिन दुर्भाग्य से यह चौथी तरफ ढलान पर था और इससे भी अधिक दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य यह था कि यह ढलान वाला हिस्सा मृत व्यक्ति के सामने नहीं था, बल्कि डेड बॉडी से 90 डिग्री के एंगल पर था। इसका मतलब यह था कि अगर मैं चट्टान के ऊपर लेटूंगा तो मुझे नजर रखनी होगी, यानी मेरे बाएं ओर की लाश पर और मेरे दाहिनी ओर चट्टान के ढलान पर। फिर मैंने अपने पिछले हिस्से पर विचार किया जो चट्टान की तरफ था और बाघ के छलांग से सुरक्षित था, क्योंकि ऐसा करने के लिए बाघ को चट्टान के टॉप पर 12 फीट की लंबी छलांग लगानी पड़ेगी। ऐसे में अगर ये छलांग नहीं लगा पाया तो उसकी पकड़ बिल्कुल भी नहीं रहेगी और वो पीछे की ओर फिसल कर गिरने लगेगा, जिससे मुझे गोली मारने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा। पर सच कहूं तो मेरे राय में कोई भी बाघ ऐसी अनिश्चित छलांग का जोखिम नहीं उठाएगा।
फिर मैंने सारे बंदोबस्त कर लिए और मैक को हुलाल किले और होश दुर्गा के बीच रात भर गाड़ी चलाने के लिए कहा, ताकि अगर रास्ते में उसे बाघ मिल जाए तो वह उसे गोली मार सके, और अगर मुझे यहाँ पर मिल जाए तो मैं उसे गोली मार सकूं। मेरे दोस्तों और गांव वालों के चले जाने के बाद मैं अब अपने नीचे जमीन पर पड़े लाश के साथ अकेला रह गया था। कई घंटे बीत गए जबकि मैं अपने दाहिनी और झुकी हुई चट्टान पर नजर रख रहा था। आगे का जंगल अंधेरे में छिपा हुआ था और धुंधला नजर आ रहा था, जिसके सामने किसी भी जानवर को पहचानना असंभव था। अंधेरे में मेरे बाईं ओर की लाश अब दिखाई नहीं दे रही थी। लगभग 10 बजे एक मील दूर जंगल में एक सांबर डियर ने अलार्म कॉल दी। इसके बाद एक बाघ ने आवाज दी, जिसका जल्दी ही दूसरे बाघ ने उस सड़क की दिशा में आवाज दिया जहां से हम आए थे। हालात की गंभीरता अब पूरी तरह से स्पष्ट थी, क्योंकि मैंने खाली टाइम पर इस बारे में सोचा था। हमारे क्षेत्र में कम से कम 2 बाघ एक्टिव थे, वे भी 3। इनमें से एक मैन ईटर था जो बेहद बहादुर, निडर और ताकतवर था, जबकि दूसरा एनिमल ईटर था और यकीनन वह भी साहसी और चालाक था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि मौका पड़ने पर दोनों में से कोई भी बाघ दोनों किस्म के मांस खाने से परहेज करता। उन सब के बीच एक और टाइगर भी था, जो हो सकता है कि आदमखोर था या मे भी नॉर्मल शिकार करने वाला बाघ भी हो सकता था। चूंकि जमीन सूखी थी और कठोर भी थी, इसलिए हमें कोई क्लियर पग मार्क्स नहीं मिले जिससे स्पष्ट हो सके कि बाघ नर है या फिर मादा। टाइगर ने अब आवाज करना बंद कर दिया था। अब बस बीच बीच में झिंगुर की आवाज आ रही थी और कभी कभार उल्लू की भी, और विशाल पेड़ों की चोटियां को झुकाने वाली हवा के झोंके के समय समय पर आने वाली आवाज ऐसा लग रहा था समुद्र की आवाज हो। फिर अचानक और बिना किसी चेतावनी के एक घटना हुई। दरअसल मेरे पीछे चट्टान से बाघ के टकराने की आवाज आई, फिर पत्थर को जोर से खरोचने की आवाज आई जिसमें कुर्राहट भी शामिल थी, और फिर एक जोरदार आवाज के साथ बाघ जमीन पर पीछे की ओर जा गिरा। यानी बाघ ने छलांग लगाई थी, जिसकी उम्मीद मैंने बिल्कुल नहीं की थी। इससे पहले कि मैं मुड़कर चट्टान के किनारे पर झांक पाता, वह जा चुका था। जाहिर है आदमखोर बाघ ने मेरे प्रेजेंस का पता लगा लिया था और पीछे से चट्टान पर छलांग लगाई थी जहां मैं लेटा हुआ था। मैंने पूरी रात जागकर और पूरी तरह सतर्क होकर बिताई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैंने अगली सुबह सूरज उगने तक इंतजार किया सड़क पर जाने से पहले, क्योंकि मुझे डर था कि बाघ मेरी प्रेजेंस का पता चलने पर मुझ पर घात लगाकर बैठ सकता है। लेकिन फिर भी मेरी किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया और मैं सड़क पर जा पहुंचा। मैक मेरा कार में इंतजार कर रहा था। वह भी रात भर सड़क पर कार चलाते रहे, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा। बंगले पर पहुंचते ही मैंने लोगों के एक दल को मानव अवशेषों के पास लौटने और उन्हें गिद्धों से बचाने के लिए शाखाओं से ढकने का निर्देश दिया, क्योंकि मेरा इरादा उस रात फिर से उसी चट्टान पर बैठने का था। हालांकि ये लोग बाहर निकल ही रहे थे तभी मृत व्यक्ति के रिश्तेदार उसके गांव से आ गए और दाह संस्कार के लिए अवशेषों की मांग करने लगे। मैंने उन्हें शरीर को एक और दिन के लिए वहीं रहने देने के लिए मनाने का प्रयास किया, लेकिन वे अपने जिद पर अड़े हुए थे और इसलिए कोई भी अवसर जो उस गरीब आदमी की मौत का बदला लेने के लिए हमारे काम आ सकता था नहीं आ पाया। 2 घंटों बाद आदमियों का एक दल होश दुर्गा से हमें यह सूचित करने आया कि जो चारा हमने गन्ने के तवे के पास बांधा था उसे बाघ ने मार डाला था। शाम को मैक और मैं पैन के नीचे बैठे हुए थे और लगभग आधी रात को हमने आसपास के क्षेत्र में एक बाघ को घूमते हुए सुना, जो बीच बीच में धीमी आवाज में गुर्रा भी रहा था। हम उत्सुकता से इसके मारे जाने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और लगभग 3/4 घंटे तक वह इस क्षेत्र का चक्कर लगाता रहा। बिल्कुल स्पष्ट रूप से इसने भैंसे के लाश के निकट हमारी मौजूदगी का पता लगा लिया था। अब मैक के दिमाग में एक साहसी लेकिन मूर्खतापूर्ण विचार आया, जो ये था कि उसे उठकर चले जाना चाहिए ताकि बाघ को यह आभास हो जाए कि हमने उसे छोड़ दिया है और उसके द्वारा किया गया भैंसे का शिकार अब अकेला है। मैक को उम्मीद थी कि जब वह बाघ खाने आएगा तो मैं उससे निपट लूंगा। योजना के सफल होने की संभावना थी, क्योंकि आपको याद होगा कि आखिरी बार जब हमने पैन और अपना चारा
छोड़ा था तो ठीक यही हुआ था। साथ ही मैक के लिए ऐसा करना बहुत खतरनाक भी था। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पास में मंडरा रहा बाघ खुद एक आदमखोर भी हो सकता था, या पहले की तरह आदमखोर के साथ भी हो सकता था। मुझे उस जिद्दी लेकिन बहादुर शिकारी के दिमाग से यह विचार निकालने में लगभग आधा घंटा लग गया कि एक आदमखोर के साथ अंधेरे जंगल में जाने का मतलब अपने ही मौत के वारंट पर हस्ताक्षर करना होगा। इसी बीच सुबह हो गई, पता ही नहीं चला, और सुबह होते ही वह बाघ वहां से चला गया। और निराशा की एक और रात के बाद हम होश दुर्गा के छोटे बंगले में लौट आए। अगले 2 दिन भी कुछ नहीं हुआ और हम रात में होश दुर्गा, हुलाल किले और चितल दुर्ग के बीच कार ड्राइव करते रहे और अपनी कार की फ्लैशलाइट जलाकर इस उम्मीद में कि हमें बाघ कहीं नजर आ जाए, लेकिन हमें कहीं भी बाघ नजर नहीं आया। तीसरे दिन की सुबह सुबह लुम्बानी के लकड़हारों की एक पार्टी ने मुझे सूचना दी कि वह पिछली रात 4 मील दूर जंगल में एक विशाल कैंप फायर की सुरक्षा में डेरा डाले हुए थे, जिसके चारों ओर उन्होंने अपनी 5 गाड़ियां खड़ी कर रखी थी, घेरा बनाकर, जिसके भीतर वे और उनके 5 बैल आराम कर रहे थे। रात के अंधेरे में आग धीमी हो जाने के कारण एक बाघ झाड़ियों के पास से निकलकर आया और बैलों में से एक पर हमला कर दिया। बाकी लोगों ने चारों ओर भगदड़ मचा दी थी, जिससे वे लोग जाग गए, जिन्होंने चिल्लाकर बाघ पर आग के गोले फेंके थे, जिससे बाघ ने बैल को छोड़ दिया और जंगल की तरफ भाग गया। बैल को गर्दन पर काटा गया था और वह बुरी तरह से जख्मी हो गया था, लेकिन वह अभी भी जीवित था। अगली सुबह वे 4 गाड़ियां और घायल बैल के साथ होश दुर्गा लौट आए और 5वीं गाड़ी को वही छोड़ दिया। इनमें से एक लुम्बानी, जो बचपन से इस क्षेत्र में था और जंगल को अपनी हथेली की तरह जानता था, उसने उल्लेख किया कि 6 मील दूर जंगल के बीच में एक छोटी सी जलधारा थी, जो ढलानदार चट्टानों से घिरे एक अस्पष्ट तालाब की ओर जाती थी। विशाल वृक्षों के नीचे उन्होंने दावा किया कि इस इलाके में बाघों का स्थानीय निवास है। वे दोपहर के वक्त गर्मी से बचने के लिए इस पेड़ के नीचे आराम करके बिताते थे और उनमें से एक या दूसरा बाघ हमेशा शाम के वक्त शिकार करने के लिए निकलता था, या फिर सुबह शिकार करने के बाद यहीं पर आकर पानी पीता था और आराम करता था। यह आदमी स्पष्ट रूप से जानता था कि वह किस बारे में बात कर रहा था, क्योंकि उसके साथ बातचीत से पता चल रहा था कि वह एक अवैध शिकारी या फिर शराब तस्कर था, जिसने जंगल से काफी पैसा कमाया था और एक तरह की कच्ची शराब वह बबूल के पेड़ से बनाया करता था, जिसे अरक कहते थे। जाहिर तौर पर इस जगह और उन जगहों के बारे में बहुत कम लोग जानते थे जिसके बारे में यह बता रहा था, और जो जानते थे उन्होंने कभी वहां जाने की हिम्मत नहीं की थी। बातचीत का नतीजा यह निकला कि हमने और मैक ने यह डिसाइड किया कि दोपहर के भोजन के बाद शाम, रात और अगली सुबह हम उस पुल में बिताएंगे और साथ में हमारे यह आदमी भी चलेगा जो हमें अभी अभी इन्फॉर्मेशन दिया था। दोपहर 3 बजे हम उस स्थान पर पहुंचे और यकीनन ऐसा संभावित बाघ का घर मैंने शायद ही कभी देखा था। पुल छोटा था, पूरी तरह से ढलान वाले चट्टान से घिरा हुआ था, लेकिन इसे पानी देने वाली छोटी ढाला के किनारे से बाघ की उपस्थिति का बार बार पता चल रहा था, क्योंकि हमें पग मार्क्स मिले थे। इन पटरियों की जांच से 2 अलग अलग जानवरों, एक बड़े नर और एक वयस्क मादा के पग मार्क्स का पता चला। इसके बड़े आकार की बार बार की गई रिपोर्ट से पूरी संभावना है कि पहला एनिमल ईटर था, जबकि उसका साथी मादा बाघ एक आदमखोर थी। अगर कोई तीसरा बाघ ना हो तो मेरी थ्योरी सही साबित होती। वह जिस स्थान पर जलधारा बहती थी, लगभग उसी स्थान पर एक जंगली आम का पेड़ तालाब के पास ही था और इस पेड़ की निचली शाखाओं पर लगभग 15 फीट की ऊंचाई पर हमने अपना पोर्टेबल चारपाई मचान बना रखा था, जिसे हम अपने साथ लाए थे। शाम 4:30 बजे हम तीनों इस मचान पर जा बैठे। आदमखोर के डर से लुम्बानी को अकेले भेजना खतरनाक था, इसलिए हमने उसे अपने साथ ही रोक लिया। बड़े बड़े पेड़ों के लटके होने के कारण 7 बजे तक घुप अंधेरा हो गया था और आसपास कोई जानवर नहीं नजर आ रहा था। घंटे बीते, सुबह के 4 बजे होंगे जब हमने हल्की सी आह और कराहने की आवाज सुनी और फिर गिरे हुए पत्तों पर किसी चीज के चलने की आवाज हमें साफ सुनाई देने लगी।
जाहिर है यह बाघ ही था जो दबे पांव चल रहा था। हमें बस आवाज सुनाई दे रही थी और अंधेरा होने के कारण हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तभी हमने नीचे अंधेरे में और अपने दाहिनी ओर तालाब के किनारे से दूर तक पानी के टपकने की आवाज सुनी। समय आ गया था और जैसा कि पहले सहमति थी, मैंने धीरे से मैक को गोली चलाने के लिए आवाज दी और मैक भी आवाज की दिशा में राइफल को पॉइंट कर दिया और बैकअप के रूप में मैं भी तैयार हो गया एक कवरिंग शॉट के लिए। जैसे ही उसने अपने गन टॉर्च को ऑन किया, रोशनी सीधे बाघ के ऊपर पड़ी और उसकी लाल आंखें चमक रही थी और वह एक बड़ा और विशाल बाघ था। मौका पाते ही फिर मैक ने गोली चला दी, जिससे बाघ पूरी तरह से गुस्सा होकर हवा में छलांग लगाया और पीछे की ओर गिर गया। फिर वो हमला करने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था कि मैक ने 2 गोली और मार दी, जिससे बाघ वही ढेर हो गया। सुबह होने पर हम नीचे उतरे तो पाया कि मैक ने नर बाघ को गोली मार दी थी। वह वास्तव में एक शानदार आकार का बाघ था, लेकिन हम सभी ये जानकर निराश थे कि आदमखोर अभी भी घूम रही थी। मैक की पहली गोली जानवर की नाक के ऊपर हिस्से में लगी थी, जिससे ऊपरी जबड़ा टूट गया था और उसी की वजह से गुर्राने की आवाज आ रही थी जो हमने सुनी थी। उसकी दूसरी गोली दाहिने कंधे से होते हुए पेट में लगी थी और तीसरा गोली चूक गया था। उस घटना के 4 दिन बीत गए और इस दौरान कोई रिपोर्ट नहीं मिली और स्थानीय लोगों ने आदमखोर को मारने पर हमें बधाई देना शुरू कर दिया। कुछ लोगों की राय यह थी कि यह वही बाघ था जो आदमखोर था और हमने उसे मार डाला था, लेकिन कहीं न कहीं मेरा दिल इस बात को जानता था कि जिस बाघ को मैक ने गोली मारी थी वह आदमखोर नहीं था। 5वें दिन दोपहर से कुछ देर पहले वह खबर आई जिसका हमें डर था, लेकिन इसका हमें अनुमान भी था। खबर यह थी कि पिछले शाम को टोकी मठ की पहाड़ी के दक्षिण ढलानों के पास स्थित एक गांव से एक 14 साल की उम्र के लड़के को आदमखोर ने उठा लिया था और यह गांव चीतल दुर्ग शहर के दक्षिण में स्थित था। कार से वहां जाते हुए हमने गांव का दौरा किया और हमें उसके बाहरी इलाके में एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी, जिसके दरवाजे से पिछले शाम को सूरज ढलने के वक्त बाघ ने लड़के को उठाया था। क्योंकि गांव के दक्षिण का इलाका व्यवहारिक रूप से खाली था, गांव के निवासियों के साथ साथ यह विश्वास करने का अच्छा कारण था कि बाघ लड़के को लेकर पहाड़ी की तरफ गया था और पॉसिबली उस समय किले के खंडरों में आराम के लिए रुका हुआ था। लड़के को खोजने के लिए कुछ खास प्रयास नहीं किया गया और हमारे पास दिन के उजाले के केवल 4 घंटे बचे हुए थे जब हमने आधे दर्जन लोगों की एक पार्टी को इकट्ठा किया और पहाड़ी पर चढ़ना शुरू कर दिया। जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि बाघ अपने शिकार को पहाड़ी की चोटी तक जाने वाला मुख्य पगडंडी वाले रास्ते तक नहीं ले गया था, जिस पर हम आधे से अधिक चढ़ गए थे और शिकार का कोई अवशेष या निशान नहीं मिला था। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, पड़ोसी चट्टान पर चढ़ते हुए मैंने लोगों को सभी दिशाओं में जो कुछ भी दिखाई दे उसे देखने का निर्देश दिया और जब लगभग 3/4 रास्ता ऊपर हम चढ़ गए तो उनमें से एक व्यक्ति ने हमारी बाईं ओर लगभग 1/4 मील की दूरी पर एक पेड़ पर गिद्धों के बैठे होने की सूचना दी। बीच बीच में चट्टानों और कंटीली झाड़ियों को पार करते हुए हम लड़के के अवशेषों के पास पहुंचे, जिसे इस समय तक गिद्धों ने पूरी तरह से खा लिया था। बची खुची हड्डियों के पास बैठने का कोई फायदा नहीं दिख रहा था, खासकर जब हम अनुभव से कह सकते थे कि आदमखोर शायद ही कभी ऐसी बची खुची हड्डियों को खाने के लिए लौटेगा। फिर भी मैक और 2 लोगों ने मेरे मचान को उस पेड़ पर रख दिया जिस पर गिद्ध बैठा हुआ था और हमने वही रहने का फैसला किया, जबकि मुझे लगा कि मेरे पास बाकी पहाड़ी पर चढ़ने और खंडरों के बीच देखने के लिए पर्याप्त समय था। रास्ता पकड़ते हुए मैं तेजी से ऊपर की ओर बढ़ा और शाम 5 बजे के बाद खंडर पर पहुंच गया। किले की दीवारें बहुत पहले ही जर्जर हो चुकी थी और लैंटाना और कांटीली झाड़ियों के समुद्र ने इस क्षेत्र के साथ साथ बाहर की पुरानी खाई को भी ढक दिया था। इस पॉइंट पर पार्टी के शेष 4 लोग ने बाहर रहने का फैसला किया। मेरे वापसी का इंतजार करने के लिए वे एक ऊंची अंजीर के पेड़ के सबसे ऊपरी शाखाओं पर चढ़ गए, जिसकी उलझी हुई जड़ें किले के दीवार के मलबे में समाई हुई थी। सावधानी से आगे बढ़ते हुए मैंने आसपास की झाड़ियों से कुछ ऊंचाई बनाए रखने का पूरा प्रयास किया, जिसमें प्रवेश करना खतरनाक हो सकता था, क्योंकि 1 गज की दूरी पर होने पर भी मैं उस झाड़ियों में बाघ को
नहीं देख सकता था क्योंकि काफी घना झाड़ी था। किले पर की गई चढ़ाई से मैं बहुत थक चुका था और इसके कारण मैं जोर जोर से सांसें ले रहा था और पसीने से पूरी तरह नहा चुका था। साथ ही सूरज अब ढलने के कगार पर था, इसलिए देरी से बचने के लिए मैंने आखिरकार लैंटाना की झाड़ी में घुसने का फैसला किया और चुपचाप जितना संभव हो सके आगे बढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन ऐसा कर पाना मेरे लिए इम्पॉसिबल साबित हो रहा था क्योंकि छोटे छोटे कांटों से ढकी लैंटाना की टहनियां हर कदम पर मेरे कपड़ों से चिपक रही थी और जब मैं उनके बीच से गुजरता तो काफी आवाज भी हो रहा था। फिर मुझे एहसास होने लगा कि बाघ मुझ पर हमला कर सकता है और मेरा सिक्स सेंस ने मुझे आगाह करना शुरू कर दिया कि बाघ मेरे करीब है और मैं उसके निशाने पर हूँ और वह मुझ पर हमला करने के लिए इंतजार कर रहा है। ऐसे में अगर मैं झाड़ियों से बाहर ना आऊं तो यकीनन बाघ मुझे मार डालेगा। मैंने इन चेतावनियों को ध्यान में रखते हुए काफी ज्यादा अलर्ट हो गया और सभी डायरेक्शन में देखते हुए मैं ऊंचे स्थान की ओर आगे बढ़ा। तभी 30 गज, फिर 20 गज, फिर 15 गज और इसी के साथ लैंटाना की झाड़ियों से मेरी बाईं ओर एक बाघ का गुर्राता हुआ सिर मेरे सामने प्रकट हुआ। उसके कान पीछे की ओर झुके हुए थे जो इस बात को दर्शा रहे थे कि वह अटैक के लिए बिल्कुल तैयार था। उसके नुकीले दांत और लाल आंखें जैसे ही आदमखोर आगे की ओर बढ़ा, मैंने गोली चला दी जो सीधे उसके मुंह में लगी। गोली उसके सिर को छेद कर आर पार हो चुका था। फिर भी वह बाघ मेरे पीछे दौड़ा। मैंने पूरी ताकत से जान बचाने के लिए लैंटाना के कांटीली झाड़ियों से होते हुए भागने की पूरी कोशिश की, जिससे मेरे मांस छिलने लगे और काफी खून बहने लगा। फिर भी मैं जान बचाकर भाग रहा था और इस दरमियान मैंने 15 गज की दूरी तय कर ली और पीछे मुड़ा तो वह केवल 2 गज की दूरी पर था। डर से कांपते हुए मैंने दूसरी, तीसरी और फिर चौथी गोली भी चला दी, जिससे वह बाघ वहीं गिर गया। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि मैं जीवित था। मैं पास ही एक पत्थर पर बैठा और सांस ली। 10 मिनट बाद मैं अपने पैरों पर खड़ा हुआ और अपने सामने खून से सने आदमखोर से बचते हुए उस पेड़ के पास जा पहुंचा जहां मेरे आदमी मेरा इंतजार कर रहे थे। 4 गोलियों की आवाज और बाघ के गुर्राने से वे समझ गए थे कि बाघ ने मुझे मार डाला है और वे कन्फ्यूजन में थे कि वे वहां रुके या गांव वापस चले जाएं। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा वे काफी खुश हो गए थे। इस दौरान मैक भी गोली की आवाज सुनकर भागा भागा आ रहा था और मेरे शरीर में खून के निशान की वजह से मैक को यह लग रहा था कि बाघ ने मुझे जख्मी कर दिया था। लेकिन मैं उनके पास पहुंचकर पूरी घटना के बारे में बताया तब सबके जान में जान आई। फिर मैंने आराम से पाइप पिया क्योंकि जिस तरह का सिचुएशन वहां बना हुआ था मुझे लग रहा था कि मैं दोबारा पाइप कभी नहीं पी पाऊंगा। हम वापस गए और बाघ को गांव लेकर आए, उसकी स्किन को हटाया और देखा कि कोई भी निशान नहीं थे। वह बाय चॉइस आदमखोर बनी थी। साथ ही वह एक मादा बाघिन थी जैसा मैंने अनुमान लगाया था और चूंकि नर मारा जा चुका था और अगर नर नहीं मरता तो यकीनन इनके बच्चे भी आदमखोर होते। और इसी के साथ दोस्तों हौज दुर्गा हुलाल किले के आदमखोर का अंत हुआ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही स्टोरीज अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।